हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू डू डीप थिंकिंग के बारे में। शुभम एक नॉर्मल लड़का था जिसकी जिंदगी काफी मुश्किलों से गुजर रही थी। उसकी उम्र 22 साल थी और वो एक छोटे से शहर में रहता था। जिंदगी में कुछ करने की तमन्ना तो थी, पर हर बार कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शन उसकी मेहनत को तोड़ देता था। वो सोचता था कि वो लाइफ में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूजन और डाउट में फंसा रहता था। उसे समझ ही नहीं आता था कि वो अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कैसे ढूंढे। शुभम का डेली रूटीन बड़ा अनप्रोडक्टिव था। सुबह उठने के बाद वो अक्सर मोबाइल में टाइम वेस्ट करता और सोशल मीडिया पर घंटों स्क्रॉल करता रहता। उसने कई बार सोचा कि कुछ सीरियस करने की कोशिश करे, लेकिन फोकस ना होने की वजह से वो कभी भी कंसिस्टेंट नहीं रह पाया। उसे अपने गोल्स को अचीव करने में डिसिप्लिन और मोटिवेशन की कमी महसूस होती थी। फिर एक दिन जब शुभम अपने कमरे में अकेला बैठा था, उसकी माँ ने उसे आवाज दी। उन्होंने कहा, शुभम, तुम्हारे चाचा के एक दोस्त मिलने आए हैं। वो कुछ दिन हमारे यहाँ रहने वाले हैं, तुम उनसे जाकर मिल लो। शुभम को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन माँ के कहने पर वो उनके पास चला गया। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे जो काफी शांत और समझदार लग रहे थे। वो एक मोटी किताब पढ़ रहे थे। शुभम ने क्यूरियोसिटी में उनसे पूछा, आप कौन सी बुक पढ़ रहे हैं? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह हाउ टू डू डीप थिंकिंग नाम की बुक है। यह किताब तुम्हारी काफी हेल्प कर सकती है। तुम भी पढ़ना चाहोगे? शुभम ने इंटरेस्ट दिखाया और पूछा, क्या यह मेरी लाइफ में कुछ चेंज ला सकती है? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन तुम्हें पहले खुद को डिस्ट्रैक्शन से बचाना होगा। अगर तुम डीपली सोचने और समझने की कोशिश करोगे तो ये बुक तुम्हें सही डायरेक्शन देगी। शुभम ने आश्चर्य से कहा, पर मैं तो खुद को फोकस भी नहीं कर पाता, हमेशा कुछ ना कुछ डिस्टर्ब करता रहता है। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनकर कहा, डीप थिंकिंग रिक्वायर्स अनइंटरप्टेड टाइम। अगर तुम कुछ गहराई से समझना चाहते हो तो तुम्हें दूर करने वाली चीजों से बचना पड़ेगा। फोन, सोशल मीडिया और बाकी दुनिया की बातें तुम्हारी सोचने की शक्ति को कमजोर करती हैं। पहले स्टेप में तुम्हें अपने लिए एक ऐसा टाइम चूज करना होगा जब तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। शुभम ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन ऐसा टाइम कहां से लाऊं? घर में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी लाइफ है शुभम, तुम्हें खुद के लिए डेडिकेटेड टाइम निकालना होगा। रात का टाइम लो जब सब सो जाएं, या फिर सुबह का जब पूरी दुनिया शांत हो। उस वक्त तुम सिर्फ एक काम करो, अपने माइंड को फोकस करो और डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखो। ये पहला स्टेप है डीप थिंकिंग का। बिना इस स्टेप के तुम आगे नहीं बढ़ सकते। शुभम ने सोचा कि ये बात तो सही है, उसे हमेशा डिस्ट्रैक्शंस ही परेशान करते हैं। उसने डिसाइड किया कि वो सुबह जल्दी उठकर इस मेथड को ट्राई करेगा। अगली सुबह शुभम ने अलार्म 5 बजे का लगाया और उठते ही अपना मोबाइल दूर रख दिया। उसने एक नोटबुक और पेन उठाया और एक क्वाइट जगह पर बैठ गया जहां कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर सके। शुरू में उसे थोड़ी परेशानी हुई क्योंकि उसका माइंड बार बार इधर उधर भटक रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को काल्म किया और अपने थॉट्स पर फोकस करने की कोशिश की। शुभम ने अपनी नोटबुक में लिखा, मुझे अपनी लाइफ में क्या करना है, और फिर वो गहराई से सोचने लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते तो माइंड कितनी क्लैरिटी के साथ सोच सकता है। उसने महसूस किया कि डीप थिंकिंग के लिए अनइंटरप्टेड टाइम कितना जरूरी है। उसने खुद से वादा किया कि अब हर रोज वो इस प्रैक्टिस को जारी रखेगा, चाहे कितना भी बिजी क्यों ना हो। शुभम को लगा कि यह सिर्फ शुरुआत है, लेकिन बुजुर्ग की बातों ने उसकी सोच को एक नई दिशा दी थी। उसने बुजुर्ग से फिर मिलने का प्लान बनाया ताकि और भी बातें सीख सके और अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ला सके। अगली सुबह शुभम का रूटीन थोड़ा चेंज हुआ था। अब वो अपने डे को ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी रातें अब सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में नहीं, बल्कि सुबह जल्दी उठने और खुद पर फोकस करने में बीत रही थी। उसे पहले स्टेप से एक छोटी सी जीत का एहसास हुआ, लेकिन अभी उसे अपनी लाइफ में बहुत कुछ सुधारना था। एक दिन फिर वो बुजुर्ग से मिलने गया। बुजुर्ग आंगन में बैठे थे, उनके हाथ में वही किताब थी। शुभम ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, आपने मुझे जो पहले सिखाया था वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। अब मुझे लगता है कि मेरे पास थोड़ा कंट्रोल है डिस्ट्रैक्शंस पर।
लेकिन अभी भी मैं अपनी लाइफ के बिगर क्वेश्चंस का आंसर नहीं ढूंढ पा रहा हूं। बुजुर्ग ने उसे ध्यान से देखा और फिर बड़े शांत स्वर में बोले, तुम्हें आंसर्स से ज्यादा सही क्वेश्चंस पूछने की जरूरत है। डीप थिंकिंग का अगला स्टेप है प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछना। शुभम ने थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछा, प्रोबिंग क्वेश्चंस, ये क्या होता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रोबिंग क्वेश्चंस वो होते हैं जो तुम्हें सुपरफिशियल आंसर्स से हटाकर गहरी सोच की ओर ले जाते हैं। ज्यादातर लोग लाइफ में क्विक आंसर्स की तलाश में रहते हैं, लेकिन सही अंडरस्टैंडिंग तब आती है जब तुम सही सवाल पूछते हो। शुभम ने ध्यान से उनकी बात सुनी। वो जानना चाहता था कि ये कैसे काम करता है। उसने कहा, क्या आप मुझे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं? बुजुर्ग ने अपनी किताब बंद की और एक सरल सवाल पूछा, तुम अपनी लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हो? अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें यूपीआई के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। शुभम ने थोड़ी सोचते हुए जवाब दिया, मैं सक्सेसफुल होना चाहता हूं। बुजुर्ग ने फिर सवाल किया, और सक्सेस का मतलब तुम्हारे लिए क्या है? शुभम थोड़ा चौंक गया। उसने इस सवाल पर कभी गहराई से नहीं सोचा था। उसने कहा, सक्सेस मतलब एक अच्छा करियर, पैसा और रिस्पेक्ट? बुजुर्ग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हारे लिए करियर अच्छा क्यों है? पैसा क्यों चाहिए? रिस्पेक्ट क्यों जरूरी है? शुभम अब थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा था। उसने कभी इतने सवाल खुद से नहीं पूछे थे। वो सोच में पड़ गया। करियर अच्छा इसलिए चाहिए ताकि मेरी लाइफ स्टेबल रहे, पैसा इसलिए क्योंकि बिना पैसे कुछ भी मुमकिन नहीं है, रिस्पेक्ट इसलिए क्योंकि लोग मुझे वैल्यू करें। बुजुर्ग ने उसकी ओर गहरी नजर से देखा और फिर बोले, और क्या तुमने कभी यह सोचा है कि लोग क्यों सक्सेसफुल बनते हैं? क्या सिर्फ करियर और पैसा ही सक्सेस का असली मापदंड है या कुछ और भी है? शुभम के चेहरे पर एक सवालिया निशान सा उभर आया। उसने कहा, शायद नहीं, मैंने बस यही सोचा था कि पैसा और करियर ही सब कुछ है। बुजुर्ग ने फिर एक प्रोबिंग क्वेश्चन पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं वो सभी हैप्पी हैं? शुभम ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कई बार लोग बहुत पैसा होने के बावजूद भी खुश नहीं होते। बुजुर्ग ने फिर कहा, तो फिर तुम्हारी असली तलाश क्या है, पैसा या हैप्पीनेस? अब शुभम पूरी तरह से चुप हो गया। उसने कभी इतनी गहराई से इन चीजों पर विचार नहीं किया था। वो सोचने लगा कि उसकी असली चाहत क्या है। बुजुर्ग ने देखा कि शुभम सोच में डूब चुका था और उन्होंने उसकी सोच को और गहरा करने के लिए कहा, तुम्हें जो चाहिए उसके बारे में खुद से सही सवाल पूछो। जितने गहरे सवाल पूछोगे उतने ही गहरे आंसर्स मिलेंगे। शुभम ने नोटबुक निकाली और खुद से सवाल पूछने लगा, क्या मुझे वाकई पैसे की जरूरत है या मैं रिकॉग्निशन चाहता हूं? अगर रिकॉग्निशन चाहिए तो क्यों? क्या मैं दूसरों की नजरों में बेहतर दिखने के लिए जी रहा हूं या अपनी खुद की पीस के लिए? जितना ज्यादा शुभम खुद से प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछ रहा था, उतनी ही क्लैरिटी उसे मिलने लगी थी। उसे एहसास हुआ कि उसकी कई सोच असम्पशंस पर बेस्ड थी, जिन पर उसने कभी सवाल ही नहीं किया था। बुजुर्ग ने देखा कि शुभम सही दिशा में जा रहा है। उन्होंने उसे एनकरेज किया, डीप थिंकिंग का यही तरीका है। तुम जितना सवालों से घिरे रहोगे उतना ही तुम्हारे आंसर्स सही और मीनिंगफुल होंगे। क्विक आंसर से बचो क्योंकि वो शैलो होते हैं। हर चीज के पीछे छुपे रीजन को समझो। शुभम ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से नहीं मिलते, तब क्या करें? बुजुर्ग ने गंभीर स्वर में कहा, अगर कोई सवाल का आंसर आसानी से नहीं मिलता तो उसे और गहराई से एक्सप्लोर करो, असम्पशंस को चैलेंज करो। हो सकता है कि जो जवाब सामने ना आ रहा हो वो असली जवाब हो। डीप थिंकिंग का मतलब ही है कि तुम चीजों को एक ही पर्सपेक्टिव से नहीं देखते, बल्कि हर एंगल से देखते हो। शुभम ने यह सीखते हुए खुद से और सवाल पूछने का प्रैक्टिस शुरू किया। हर सवाल के पीछे एक नया सवाल पैदा होता। जैसे जैसे वो अपने सवालों की गहराई में उतरता गया, वैसे वैसे उसकी सोच में क्लैरिटी आने लगी। वो खुद को ज्यादा अवेयर और थॉटफुल महसूस करने लगा। शुभम ने बुजुर्ग से पूछा, आपको कैसे पता चलता है कि कौन से सवाल पूछने चाहिए? बुजुर्ग ने शांत स्वर में कहा, यह तुम्हारे क्यूरियोसिटी पर डिपेंड करता है। लाइफ के हर इशू को क्यूरियोसिटी के साथ देखो। जब तुम किसी समस्या या थॉट के बारे में क्यूरियस होते हो, तब सही सवाल नेचुरली आने लगते हैं।
शुभम ने बुजुर्ग की यह बात गांठ बांध ली। अब वो हर इशू के बारे में जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेता था, बल्कि खुद से प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछता था। उसने महसूस किया कि सही सवाल पूछने से उसकी अंडरस्टैंडिंग गहरी होती जा रही थी। अब शुभम हर सुबह उठकर एक डेडिकेटेड टाइम निकालता था, जिसमें वो सिर्फ अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता और खुद से सवाल पूछता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स भी बेहतर हो रही हैं। उसे पता चलने लगा था कि सही डायरेक्शन में कैसे बढ़ा जाए। बुजुर्ग ने उसे अंतिम में एक और बात सिखाई। कभी भी सवाल पूछने से घबराओ मत। तुम जितने भी सवाल पूछोगे उतनी ही गहराई में जाओगे। और याद रखना, लाइफ के हर सवाल का आंसर तुम्हारे अंदर ही है। तुम्हें सिर्फ उसे ढूंढने का तरीका सीखना है। शुभम ने अपनी सोच की इस नई दिशा को अपनाया और महसूस किया कि वो पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट और क्लियर हो गया है। वो जानता था कि ये सफर अभी लंबा है, लेकिन प्रोबिंग क्वेश्चंस की ताकत ने उसकी लाइफ को बदलना शुरू कर दिया था। अगली सुबह शुभम फिर उसी बुजुर्ग से मिलने के लिए तैयार हुआ। पिछले 2 स्टेप्स ने उसकी सोच में बहुत बड़ा बदलाव ला दिया था। अब वो हर चीज पर जल्दी जल्दी कंक्लूजन्स निकालने के बजाय खुद से सवाल पूछने और गहरे आंसर्स की तलाश में रहने लगा था। लेकिन अभी भी उसे लग रहा था कि उसकी सोच पूरी तरह से क्लियर नहीं हो रही है। सवाल पूछने से कई नए इंसाइट्स तो मिल रहे थे, लेकिन उन्हें लेकर कोई बड़ा कंक्लूजन निकलना मुश्किल हो रहा था। शुभम बुजुर्ग के पास पहुंचा। इस बार उनके हाथ में किताब नहीं थी। वो बस अपनी चेयर पर बैठे थे और सामने के पेड़ को देख रहे थे। शुभम ने आकर रिस्पेक्टफुली उन्हें प्रणाम किया और पूछा, आपने प्रोबिंग क्वेश्चंस के बारे में जो बताया था वो बहुत मददगार रहा, लेकिन अब भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से प्रोसेस नहीं कर पा रहा। क्या अगला स्टेप इसी से रिलेटेड है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए शुभम को देखा और बोले, बिल्कुल। डीप थिंकिंग का अगला स्टेप है रिफ्लेक्शन करना। तुमने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, अब उनका मतलब समझने और डॉट्स कनेक्ट करने का समय है। बिना रिफ्लेक्शन के तुम्हारी जानकारी बस फैक्ट्स का एक ढेर है। डीप थिंकिंग तभी होती है जब तुम उन फैक्ट्स को एक मीनिंगफुल कंक्लूजन तक पहुंचाने की कोशिश करते हो। शुभम ने थोड़ा उत्सुक होकर पूछा, लेकिन रिफ्लेक्शन कैसे किया जाए? मैं गैदर्ड इंफॉर्मेशन पर सोचता तो हूं, पर कभी कभी वो बिखरी हुई सी लगती है। बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, रिफ्लेक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें गैदर्ड इंफॉर्मेशन को टाइम और स्पेस देना होता है, ताकि तुम्हारा माइंड उसे सही तरीके से प्रोसेस कर सके। इसका मतलब है कि तुम फैक्ट्स इकट्ठा करने के बाद उन पर गंभीरता से सोचो और उनके बीच कनेक्शन ढूंढो। शुभम ने ध्यान से उनकी बात सुनी और थोड़ा सोचकर कहा, तो क्या मुझे हर बार जब भी कुछ सीखूं उसे लेकर थोड़ा समय निकालकर सोचने की जरूरत है? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, बिल्कुल। रिफ्लेक्शन का समय वो होता है जब तुम अपनी सीख को अपने एक्सपीरियंसेस और बिलीफ्स के साथ जोड़ते हो। इस तरह तुम उन फैक्ट्स को एक गहरे अंडरस्टैंडिंग तक ले जाते हो। शुभम ने नोटबुक निकाली और कहा, तो अब मैं कैसे शुरू करूं? बुजुर्ग ने उसकी ओर देखकर कहा, पहले ये सोचो कि पिछले कुछ दिनों में तुमने क्या क्या सीखा है। फिर उन सीखी हुई बातों पर थोड़ी देर मेडिटेट करो। रिफ्लेक्ट करो कि ये नॉलेज तुम्हारी लाइफ में कैसे फिट होती है। ये सोचो कि कौन से आइडियाज दूसरे आइडियाज के साथ जुड़ सकते हैं। कई बार एक आइडिया दूसरे से जुड़कर कुछ नया और मीनिंगफुल बना सकता है। शुभम ने अपनी नोटबुक में लिखना शुरू किया। उसने पहले स्टेप पर रिफ्लेक्ट किया, अनइंटरप्टेड टाइम निकालने पर। उसने खुद से सवाल पूछे, क्या मैंने डिस्ट्रैक्शंस को सच में कम किया है? क्या मेरा फोकस इंप्रूव हुआ है? फिर उसने प्रोबिंग क्वेश्चंस पर रिफ्लेक्ट किया, क्या मैंने सही सवाल पूछे हैं? क्या मैंने उन सवालों से कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स निकाले हैं? जितना ज्यादा शुभम इन सवालों पर सोचने लगा, उतना ही उसे समझ में आने लगा कि उसके आंसर्स उसके सामने ही हैं। उसकी सारी गैदर्ड इंफॉर्मेशन अब एक कहानी की तरह जुड़ने लगी थी। उसने महसूस किया कि अनइंटरप्टेड टाइम निकालने से उसे अपनी थॉट्स ऑर्गेनाइज करने में मदद मिली, और प्रोबिंग क्वेश्चंस ने उसकी सोच को गहराई में ले जाकर उसे नए आंसर्स दिए। बुजुर्ग ने देखा कि शुभम अपनी थॉट्स में डूबा हुआ है। उन्होंने उसे डिस्टर्ब नहीं किया। कुछ देर बाद जब शुभम ने नोटबुक बंद की तो बुजुर्ग बोले, देखा, रिफ्लेक्शन करने से तुम्हें खुद ही आंसर्स मिलने लगे। रिफ्लेक्शन का मतलब यही है कि तुम जो कुछ भी सीखते हो उसे एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखो। शुभम ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, अब मुझे समझ आ रहा है कि सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा करना ही काफी नहीं है,
उन्हें सही ढंग से प्रोसेस करना और उनके बीच कनेक्शंस ढूंढना भी जरूरी है। बुजुर्ग ने फिर से कहा, जीवन में जो चीजें तुम्हें दिखाई देती हैं वो अक्सर सरफेस पर होती हैं। रिफ्लेक्शन से तुम सरफेस के नीचे जाकर उनके असली मीनिंग तक पहुंच सकते हो। यही डीप थिंकिंग का सार है। शुभम ने उनसे पूछा, लेकिन रिफ्लेक्शन करने के लिए कितना समय चाहिए होता है? क्या ये जल्दी हो सकता है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, रिफ्लेक्शन में जल्दबाजी नहीं होती। ये एक धीरे धीरे अनफोल्ड होने वाली प्रोसेस है। कभी कभी तुम्हें तुरंत आंसर्स मिल जाते हैं और कभी कभी तुम्हें कुछ समय देना होता है। मेन बात है कि तुम पेशेंस के साथ सोचते रहो और अपने गैदर्ड इंफॉर्मेशन पर बार बार रिविजिट करो। शुभम ने महसूस किया कि उसे अब हर नई इंफॉर्मेशन पर जल्दबाजी में कंक्लूजन्स नहीं निकालने चाहिए। उसे खुद को थोड़ा समय देना होगा और गैदर्ड आइडियाज पर शांत दिमाग से सोचना होगा। उसने बुजुर्ग की बातों को अपने जीवन में उतारने का फैसला किया। कुछ दिन बाद शुभम ने अपनी डेली रूटीन में एक नया एलिमेंट जोड़ा। अब वो हर दिन के अंत में 20 मिनट का टाइम निकालकर रिफ्लेक्शन करता था। वो पूरे दिन जो कुछ भी सीखा या महसूस किया उसे अपनी नोटबुक में लिखता और फिर उन पर सोचता। उसे महसूस हुआ कि उसकी सोच और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो रही है। कई बार जो चीज़ें पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती थीं वो अब ज़्यादा क्लियर हो रही थी। एक दिन शुभम ने अपने लाइफ के बड़े फैसलों पर रिफ्लेक्शन करना शुरू किया। उसने सोचा, मैं कौन से काम बस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लोग मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं और कौन से काम मैं खुद के लिए कर रहा हूं। इस सवाल पर रिफ्लेक्ट करते हुए उसे एहसास हुआ कि उसकी लाइफ के कई डिसीजंस सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए लिए गए थे। उसने कभी अपनी हैप्पीनेस या ट्रू डिजायर्स के बारे में गंभीरता से नहीं सोचा था। रिफ्लेक्शन करने से उसकी सोच में बड़ा बदलाव आया। अब वो अपने डिसीजंस को ज्यादा थॉटफुली ले रहा था। उसे हर आइडिया को गहराई से एनालाइज करने की आदत हो गई थी। पहले वो बस फैक्ट्स इकट्ठा कर लेता था और सोचता था कि यही सब कुछ है, लेकिन अब उसे समझ आ गया था कि असली अंडरस्टैंडिंग फैक्ट से आगे जाकर उनके बीच कनेक्शंस ढूंढने में होती है। कुछ दिन बाद शुभम फिर से उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और कहा, आपने जो रिफ्लेक्शन के बारे में सिखाया वो मेरी लाइफ में एक गेम चेंजर साबित हुआ है। अब मुझे डिसीजंस लेने में ज्यादा क्लैरिटी महसूस होती है। बुजुर्ग ने उसे देखकर कहा, रिफ्लेक्शन तुम्हें नॉट जस्ट आंसर्स बट मीनिंगफुल इनसाइट्स देता है। यही डिफरेंस है डीप थिंकिंग और शैलो थिंकिंग में। जो लोग सिर्फ फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं वो असल में कुछ नहीं समझ पाते, लेकिन जो लोग उन फैक्ट्स पर रिफ्लेक्शन करते हैं वो उनके असली मीनिंग तक पहुंचते हैं। शुभम ने फिर से सिर हिलाया और कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि डीप थिंकिंग सिर्फ ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने के बारे में नहीं है, बल्कि उस जानकारी को सही तरीके से प्रोसेस करने और उससे इंसाइट्स निकालने के बारे में है। बुजुर्ग ने संतोष के साथ कहा, तुम्हारी जर्नी अभी शुरू हुई है। रिफ्लेक्शन करने से तुम्हारी थिंकिंग और डीप होती जाएगी। बस ध्यान रखो कि कभी भी जल्दी में कंक्लूजन्स तक मत पहुंचो। हर चीज पर गहराई से सोचो और समय दो। शुभम अब समझ चुका था कि डीप थिंकिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। रिफ्लेक्शन से उसे अपनी लाइफ के कई सवालों के जवाब मिल रहे थे और वो अपने डिसीजंस को ज्यादा कॉन्फिडेंटली ले पा रहा था। उसकी सोच पहले से कहीं ज्यादा क्लियर और फोकस्ड हो गई थी। अगली सुबह शुभम ने अपनी नई दिनचर्या की शुरुआत की। रिफ्लेक्शन ने उसकी सोचने की क्षमता को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया था। अब वह हर छोटी बड़ी बात पर गहराई से सोचने लगा था और धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि उसका दिमाग किस तरह से एक साथ कई बातें प्रोसेस करता है। लेकिन अब भी उसे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है। उसकी सोच में क्लैरिटी तो आ गई थी, पर कई बार उसे डिस्ट्रैक्शंस ने घेर लिया था। वह फिर उसी बुजुर्ग से मिलने पहुंचा। इस बार बुजुर्ग उसे कुछ और गंभीर नजर आ रहे थे। उनके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान थी, जैसे कि उन्हें पता हो कि शुभम अब अगले लेवल पर पहुंचने के लिए तैयार है। शुभम ने रिस्पेक्टफुली उन्हें प्रणाम किया और बैठ गया। बुजुर्ग ने बिना समय बर्बाद किए पूछा, तुम्हारे रिफ्लेक्शन के अनुभव कैसे रहे? शुभम ने थोड़ी उत्सुकता के साथ कहा, बहुत अच्छे। अब मैं फैक्ट्स और इनसाइट्स को जोड़ने में ज्यादा कैपेबल फील कर रहा हूं, लेकिन कुछ डिस्ट्रैक्शंस बार बार मुझे परेशान कर रही हैं। मैं सोचते सोचते अचानक भटक जाता हूं और फिर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह होना स्वाभाविक है। तुमने रिफ्लेक्शन करना सीख लिया है, लेकिन अब तुम्हें खुद से और भी गहरा कनेक्शन बनाना होगा।
इसके लिए तुम्हें अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज जोड़नी होगी, सॉलिट्यूड यानी अकेलापन। शुभम ने चौंकते हुए पूछा, अकेलापन? क्या मुझे लोगों से दूर रहना पड़ेगा? बुजुर्ग हंसे, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एम्ब्रेस सॉलिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि तुम हमेशा अकेले रहो। इसका मतलब है कि तुम खुद को ऐसे मोमेंट्स दो जहां तुम अकेले अपने विचारों में डूब सको, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। शुभम ने ध्यान से सुना और पूछा, लेकिन मुझे तो हमेशा सराउंडेड रहना अच्छा लगता है। मुझे अकेलेपन से डर भी लगता है और उस दौरान मेरे दिमाग में अनचाहे ख्याल भी आने लगते हैं। बुजुर्ग ने उसकी चिंता को समझते हुए कहा, अकेले रहने का डर बहुत कॉमन है, लेकिन सच ये है कि डीप थिंकिंग और क्रिएटिव इंसाइट्स तब आते हैं जब तुम सॉलिट्यूड में होते हो। जब तुम्हारे पास डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते, तब तुम्हारा दिमाग खुद को एक्सप्लोर करने के लिए फ्री होता है। यही वो समय होता है जब तुम कॉम्प्लेक्स आइडियाज को प्रोसेस कर पाते हो। शुभम को थोड़ी समझ में आने लगा कि बुजुर्ग क्या कहना चाह रहे थे। उसने खुद महसूस किया था कि जब वह अकेला होता था तो उसके दिमाग में कई ऐसे विचार आते थे जिन्हें वो आमतौर पर इग्नोर कर देता था, लेकिन उन विचारों में ही शायद कुछ आंसर्स छिपे थे। तो मुझे क्या करना चाहिए? शुभम ने पूछा। बुजुर्ग ने गंभीरता से कहा, तुम्हें हर दिन थोड़ा समय निकालना होगा जब तुम पूरी तरह से अकेले रहो। कोई फोन, कोई सोशल मीडिया, कोई बात करने वाला नहीं, बस तुम और तुम्हारे विचार। इस समय में तुम्हारा माइंड नेचुरली उन चीज़ों पर फोकस करेगा जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही वो मोमेंट्स होते हैं जब तुम अपनी क्रिएटिविटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग को अनलॉक कर सकते हो। शुभम ने सोचा, लेकिन मैं इतने बिजी रूटीन में ये कैसे कर पाऊंगा? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम्हें ज़्यादा कुछ नहीं करना। शुरुआत में बस 15 से 20 मिनट रोज़ के लिए अपने आप को अकेले रहना सिखाओ। कोई भी एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन मत रखो। अपने कमरे में बैठो, पार्क में जाओ या किसी शांत जगह पर जहां तुम्हें कोई डिस्टर्ब न करे। धीरे धीरे इस प्रैक्टिस को बढ़ाओ। तुम देखोगे कि अकेलेपन में तुम्हारे विचार और ज़्यादा क्रिएटिव और ऑर्गेनाइज्ड होने लगेंगे। शुभम ने इस बात को मान लिया और अगले दिन से इसे ट्राई करने का फैसला किया। उसी दिन रात को जब घर में सब सो गए, शुभम ने अपना फ़ोन बंद किया और बैल्कनी में जाकर बैठ गया। उसके सामने आसमान में चमकते हुए तारे थे और हल्की हल्की हवा चल रही थी। शुरू में उसे थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हुआ। इतना सन्नाटा और अकेलापन उसे अजीब सा लग रहा था, लेकिन कुछ ही देर में उसके दिमाग में रैंडम थॉट्स आने लगे। पहले उसने सोचा कि उसने आज दिन में क्या किया। फिर धीरे धीरे उसके दिमाग में कुछ पुराने मेमोरीज तैरने लगे जिन पर उसने कभी ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसे स्कूल के दिन याद आ गए जब वो सिर्फ खुद पर फोकस करता था और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहता था। उसे याद आया कि कैसे वो अकेला बैठकर अपनी किताबों में डूब जाता था और नए आइडियाज एक्सप्लोर करता था। वह सोचने लगा कि तब की उसकी थिंकिंग इतनी क्लियर क्यों थी और अब वो इतनी स्कैटर्ड क्यों हो गई है। फिर उसके दिमाग में एक और थॉट आया। उसकी लाइफ में जो डिसीजंस उसने जल्दबाजी में लिए थे वो क्यों इतने गलत साबित हुए? क्या उन डिसीजंस को सोचने के लिए उसने कभी सॉलिट्यूड में टाइम निकाला था? उसे समझ में आने लगा कि कई बार हम डिसीजंस इसलिए गलत लेते हैं क्योंकि हम अपने माइंड को सॉलिट्यूड में फ्री होने का मौका ही नहीं देते। शुभम अब धीरे धीरे उस प्रोसेस को समझने लगा जिसे बुजुर्ग ने सिखाने की कोशिश की थी। वो जान गया था कि सॉलिट्यूड केवल लोनलीनेस नहीं है, बल्कि ये वो स्पेस है जिसमें हम खुद को डीपली एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुछ दिन बाद शुभम ने फिर से बुजुर्ग से मिलने का फैसला किया। उसने अपने अनुभव उनके साथ साझा किया। मैंने आपके कहे अनुसार सॉलिट्यूड एम्ब्रेस करना शुरू कर दिया है। शुरू में अजीब लगा, लेकिन फिर मेरे अंदर बहुत सारे नए थॉट्स आने लगे। मुझे लगा कि कई बार हम अपनी ज़िंदगी की इम्पॉर्टेंट बातें मिस कर जाते हैं क्योंकि हमें उनके बारे में सोचने का समय ही नहीं मिलता। बुजुर्ग ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, सही कहा, सॉलिट्यूड तुम्हें तुम्हारे ट्रू सेल्फ से मिलवाता है। जब तुम दूसरों के ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशन से दूर होते हो, तब तुम्हारी असली सोच सामने आती है। यही वो समय होता है जब तुम अपने सबसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। क्रिएटिविटी और डीप इंसाइट्स तभी आते हैं जब तुम्हारा माइंड कंप्लीटली फ्री और इंडिपेंडेंट होता है। शुभम ने फिर से पूछा, लेकिन क्या मुझे हमेशा ऐसा ही करना चाहिए? क्या हर समस्या के लिए सॉलिट्यूड जरूरी है? बुजुर्ग ने धीरे से समझाया, हर बार नहीं, लेकिन जब भी तुम्हें किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो
या किसी बड़े डिसीजन पर सोचने की जरूरत हो तो सॉलिट्यूड तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनेगा। सॉलिट्यूड तुम्हें क्लैरिटी देता है और तुम्हारी सोच को अनबायस्ड बनाता है। शुभम ने सिर हिलाया और अपनी नोटबुक में कुछ बातें नोट की। उसे अब समझ में आने लगा था कि डीप थिंकिंग की जर्नी में हर स्टेप का कितना महत्व है। उसने अनइंटरप्टेड टाइम निकाला, प्रोबिंग क्वेश्चंस पूछे, गैदर्ड इंफॉर्मेशन पर रिफ्लेक्ट किया और अब सॉलिट्यूड ने उसकी सोच को एक नया डायमेंशन दे दिया था। कुछ हफ्तों तक शुभम ने लगातार इस प्रैक्टिस को अपने डेली रूटीन का हिस्सा बना लिया। उसे महसूस हुआ कि उसका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बेहतर हो गया है और उसकी सोच ज़्यादा क्रिएटिव और मीनिंगफुल हो गई है। वह अब बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को काल्मली फेस करने लगा था, क्योंकि अब वह जान गया था कि उन्हें सॉल्व करने के लिए उसे सिर्फ कुछ समय अपने आप को देना होगा। शुभम ने बुजुर्ग से फिर एक दिन कहा, आपने जो सिखाया उसने मेरी लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर दिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि डीप थिंकिंग सिर्फ नॉलेज का एक्यूमुलेशन नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से प्रोसेस करना और उसके लिए सही एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। बुजुर्ग ने उसकी बातें सुनकर कहा, तुमने डीप थिंकिंग के 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स सीख लिए हैं, लेकिन जर्नी अभी खत्म नहीं हुई है। अब तुम्हें अगला स्टेप सीखने के लिए तैयार होना होगा, जो तुम्हारी थिंकिंग को और भी ज्यादा पावरफुल बनाएगा। शुभम ने उत्सुकता से पूछा, अगला स्टेप क्या है? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, वो अगले लेसन में पता चलेगा। शुभम को अब बुजुर्ग के अगले सबक का इंतजार था। पिछले सभी लेसन्स ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। उसकी सोचने की क्षमता में गहराई आ गई थी और वो खुद को पहले से ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और डिसिप्लिन्ड महसूस कर रहा था। हर एक पॉइंट ने उसे एक नई दिशा दिखाई थी। अनइंटरप्टेड टाइम, प्रोबिंग क्वेश्चंस, रिफ्लेक्शन और सॉलिट्यूड ने उसकी पूरी जिंदगी को नए आयाम दिए थे। अब वो पूरी तरह से तैयार था कि अगला सबक क्या होगा। एक दिन शुभम फिर से उस बुजुर्ग के पास गया। इस बार बुजुर्ग उसे एक नई जगह ले गए, एक शांत और हरे भरे जंगल के बीच में। वहां बस पक्षियों की आवाजें थीं और ठंडी हवाएं चल रही थीं। वो जगह पूरी तरह से शांत थी, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं था। शुभम ने पूछा, क्या हम यहां कोई खास चीज करने आए हैं? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने अब तक बहुत कुछ सीखा है, लेकिन डीप थिंकिंग का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण लेसन ये है कि तुम्हें अपने विचारों और अपनी सोच को कंट्रोल करना सीखना होगा। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि तुम अपने आप को फुली प्रेजेंट रखो। बी प्रेजेंट, यानी अपने वर्तमान में पूरी तरह से इमर्स्ड हो जाओ। शुभम थोड़ा कंफ्यूज था, लेकिन मैंने तो सॉलिट्यूड, रिफ्लेक्शन और अनइंटरप्टेड टाइम जैसे कॉन्सेप्ट्स पहले ही सीख लिए हैं। अब प्रेजेंट में रहने का क्या मतलब है? बुजुर्ग ने एक पेड़ के नीचे बैठते हुए समझाया। प्रेजेंट में रहने का मतलब ये है कि तुम्हारे दिमाग में जो भी विचार चल रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट करो, बिना उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश किए। कई बार हम अपने पास्ट या फ्यूचर में इतने खो जाते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट को भूल जाते हैं। डीप थिंकिंग का सबसे गहरा स्तर तब आता है जब तुम पूरी तरह से इसी पल में होते हो। यही वो समय होता है जब तुम्हारा माइंड सबसे ज्यादा क्रिएटिव और अवेयर होता है। शुभम ने अब समझने की कोशिश की, लेकिन ये कैसे किया जा सकता है? क्योंकि जब भी मैं सोचने बैठता हूं, मेरे दिमाग में अतीत और भविष्य के ख्याल आते रहते हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, यही चैलेंज है। तुमने सॉलिट्यूड और रिफ्लेक्शन तो सीख लिया है, लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से इमर्स्ड होने के लिए तुम्हें मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जैसी टेक्निक्स अपनानी होंगी। मेडिटेशन से तुम अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो कि वो डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर करे और सिर्फ इसी पल में रहे। जब तुम पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हो, तभी तुम्हारे विचार सबसे गहरे और स्पष्ट होते हैं। शुभम ने बुजुर्ग की बातों को ध्यान से सुना और पूछा, तो मुझे मेडिटेशन शुरू करनी चाहिए? बुजुर्ग ने जवाब दिया, मेडिटेशन एक पावरफुल टूल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हें हर दिन घंटे भर के लिए बैठना होगा। तुम इसे छोटे स्टेप्स में शुरू कर सकते हो। दिन में सिर्फ 5 से 10 मिनट का समय निकालो, जब तुम सिर्फ अपने ब्रीदिंग पर ध्यान दो। ये तुम्हारे दिमाग को शांत करेगा और उसे प्रेजेंट मोमेंट में लाएगा। शुभम को अब थोड़ा डर भी लग रहा था, क्योंकि उसे लगा कि मेडिटेशन करना आसान नहीं होगा, लेकिन उसने फैसला कर लिया कि वह इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। उसने बुजुर्ग से पूछा, लेकिन अगर मेरे दिमाग में थॉट्स आ गए तो?
बुजुर्ग ने समझाया, विचार आना स्वाभाविक है। मेडिटेशन का उद्देश्य विचारों को रोकना नहीं है, बल्कि उन्हें ऑब्जर्व करना और उन्हें जाने देना है। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट आता है, उसे बस नोटिस करो और फिर वापस अपनी ब्रीदिंग पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग काल्म हो जाएगा और तुम्हें प्रेजेंट मोमेंट में रहने की आदत पड़ जाएगी। शुभम ने बुजुर्ग की बात मानी और अगले दिन से मेडिटेशन करना शुरू किया। शुरू में उसे काफ़ी दिक्कत आई। उसके दिमाग में हर तरह के थॉट्स आते थे और वह उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करता था। लेकिन जल्द ही उसे महसूस हुआ कि जैसे ही वह उन थॉट्स को जाने देता था, उसका माइंड ऑटोमेटिकली काल्म हो जाता था। कुछ हफ्तों बाद उसे महसूस होने लगा कि उसका फोकस पहले से कहीं ज़्यादा शार्प हो गया है। अब जब भी वह किसी प्रॉब्लम के बारे में सोचता था, उसका माइंड पूरी क्लैरिटी के साथ काम करता था। उसके डिसीजंस ज़्यादा फर्म और लॉजिकल हो गए थे। एक दिन शुभम फिर से उस बुजुर्ग से मिलने गया। उसने अपने मेडिटेशन के अनुभव को साझा किया। अब मैं अपने दिमाग को ज़्यादा शांत महसूस करता हूँ। मेरे अंदर की स्ट्रेस और कन्फ्यूजन काफ़ी हद तक कम हो गई है। बुजुर्ग ने उसकी बातें सुनकर कहा, यही डीप थिंकिंग का अल्टीमेट गोल है, क्लैरिटी और पीस। जब तुम पूरी तरह से प्रेजेंट में होते हो, तब तुम अपने विचारों को बेहतर तरीके से समझ पाते हो। तुम्हारी डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ जाती है और तुम्हारे अंदर एक इनर पीस डेवलप होता है। शुभम ने सिर हिलाया और कहा, अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप इतने शांत और कंपोज्ड कैसे रहते हैं। ये सब उस पीस की वजह से है जो आप अपने अंदर डेवलप कर चुके हैं। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और अब तुम भी उस जर्नी पर हो। डीप थिंकिंग सिर्फ फैक्ट्स और आइडियाज़ को प्रोसेस करने का नाम नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल स्टेट है जहां तुम अपने विचारों को समझते हो, उन्हें फ्रीली फ्लो करने देते हो और फिर उन्हें मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज करते हो। शुभम ने महसूस किया कि उसने डीप थिंकिंग की अपनी जर्नी में एक लंबा सफ़र तय किया था। अब वह सिर्फ एक सुपरफिशियल थिंकर नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो हर सिचुएशन को गहराई से समझ सकता था, अपने विचारों को कंट्रोल कर सकता था और अपने जीवन के हर डिसीजन को पूरी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के साथ ले सकता था। शुभम ने उस बुजुर्ग को धन्यवाद दिया और कहा, आपकी टीचिंग्स ने मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। अब मुझे समझ में आ गया है कि डीप थिंकिंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और मैं इस जर्नी पर हमेशा बना रहूंगा। बुजुर्ग ने संतोष भरी मुस्कान के साथ कहा, याद रखना, डीप थिंकिंग एक स्किल है जो समय के साथ और गहरी होती जाती है। तुमने वो सभी स्टेप्स सीख लिए हैं, लेकिन इसका प्रैक्टिस करते रहना सबसे ज़रूरी है। शुभम ने दृढ़ता से सिर हिलाया और कहा, मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद शुभम ने अपने जीवन में डीप थिंकिंग को पूरी तरह से अपनाया और उसने खुद को एक नए लेवल पर पाया। वह अब हर प्रॉब्लम को गहराई से एनालाइज करता, हर डिसीजन को सोच समझ कर लेता और अपनी लाइफ में एक इनर पीस डेवलप कर चुका था। वह अब सिर्फ एक ऑर्डिनरी लड़का नहीं था, वह एक ऐसा व्यक्ति बन गया था जो अपने विचारों और अपने जीवन दोनों को कंट्रोल करने में कैपेबल था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।